हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। संगीता मैम की हिंदी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और सारे बच्चे वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के एंड में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर बोलें। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्षितिज का पाठ 4। चैप्टर का नाम है आत्मकथ्य। ये कविता है और इस कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह पढ़ाऊंगी कविता का सार। सार मीन्स होता है कविता का अर्थ क्या है। कविता का सार, कविता का सार यानी कविता पढ़ करके कविता के अर्थ को समझना, इसको कहते हैं कविता का सार। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी कविता का सार। इसमें बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग दे रखी हैं, आप लोग इस पर भी गौर करें, क्योंकि वर्ड हमारी भाषा तब मजबूत होती है जब हमारा शब्दकोश बहुत अच्छा हो। मान लीजिए हम इसको पढ़ रहे हैं और हमें किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, किसी शब्द की मीनिंग नहीं आ रही, तो हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। और जब हमें ढेर सारे शब्दों की मीनिंग आएगी तो हम किसी भी पंक्ति को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब हम कविता पढ़ाना शुरू करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दे करके सुने। पहली लाइन है, मधुर गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज बनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे यह गागर रीति। बच्चों, पहले मैं कविता की थोड़ी सी समरी बता दूं। कवि जयशंकर प्रसाद से इनके कुछ मित्र, फ्रेंड, इनसे कह रहे हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिख लें। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। कभी कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, कोई सार्थक कारण हो मेरे पास तो मैं आत्मकथा लिखूं। ये आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं और आत्मकथा ना लिखने के लिए ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि क्यों लिखूं मैं अपनी आत्मकथा। तो यहाँ मधुर गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यहाँ अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ जैसे एक वृक्ष, एक पौधा, पौधे से मुरझा कर अनेक पत्तियां गिरती हैं। जब उस पर फूल खिलता है तो भौरा गुनगुनाता है, यानी फूलों के ऊपर मरड़ाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भौरा है वो पत्तियों से कोई कहानी कुछ कह रहा है। तो इसका दृष्टांत इन्होंने दिया है और कहा है कि मधुर में भौरा पेड़ों से गुनगुना कर पता नहीं कौन सी कहानी कह जाता है, नहीं कोई कहानी कहता है। कभी यहाँ मधुर मन रूपी भौरों को कहा है। मन रूपी भौरा मतलब इस अनंत आकाश में पता नहीं कितने लोग अपनी अपनी कहानी कह चुके हैं और पता नहीं कितने लोग अपनी आत्मकथाएं लिख चुके हैं। कभी कहता है कि जिस तरह पेड़ों से मुरझाकर पत्तियां गिर जाती हैं, यानी उन पत्तियों का जीवन समाप्त हो जाता है, पेड़ों से मुरझाकर गिरी पत्तियों का जीवन समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस अनंत आकाश में पता नहीं कितने लोगों का जीवन शुरू हुआ और जीवन का अंत हो गया। उन लोगों में पता नहीं कितने लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य मतलब अनगिनत लोग अपना जीवन इतिहास मतलब अपने जीवन की कहानी को कहते हैं, अर्थात असंख्य लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। जिस तरह मुरझाकर गिर गई पत्तियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसे ही इस अनंत आकाश में, अनंत आकाश मतलब विस्तार में फैला हुआ आकाश में पता नहीं कितने लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी और उनके जीवन का अंत हो गया। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि का मानना है बच्चों कि ये लोग अपनी आत्मकथा लिखकर, जो व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखे हैं, अपनी आत्मकथा लिखकर अपने जीवन का ही उपहास करते रहते हैं। व्यंग मलिन मतलब निंदा करवाते रहते हैं, उपहास करवाते रहते हैं, अर्थात अपने धक्के उड़वाते रहते हैं अपनी आत्मकथा लिखकर। तब भी कहते हो कह डालूं, अपने मित्रों से कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी। इतना सब जानते हुए भी आप सब मुझसे ये कहते हो कि मैं भी अपनी आत्मकथा कह डालूं, अर्थात मैं भी अपनी आत्मकथा लिखूं। दुर्बलता अपनी बीती, अपने जीवन की जो दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, दुर्बलता मीन्स कमजोरी,
जो हमारे जीवन की दुर्बलताएं हैं उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। ये सब जानते हुए भी आप लोग मुझसे ये कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता अर्थात अपनी कमजोरियों को आप लोगों के समक्ष रखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे। कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे। तुम मेरी आत्मकथा को सुन करके सुखी होगे। क्यों? क्योंकि दूसरों की कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है और अपने बारे में बताना। तो अपने बारे में लोग क्या बताते हैं? जो उन्होंने अचीव किया है। अपनी दुर्बलताओं को कहने वाला कोई साहसी व्यक्ति ही होता है बच्चों, जो अपनी दुर्बलताओं को भी एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने को ही लेकर देखिए बच्चों, अगर आप वही चीज़ लोगों से शेयर करना चाहोगे जिसमें आपने कुछ हासिल किया है, जिसमें आप हारे हैं, जिसमें आप दुर्बल हुए हैं, जो आपकी असफलताएं हैं, जीवन के जिस स्थिति ने आपको कमज़ोर किया है, उसका वर्णन करना सबके बस की बात नहीं होती है। इसके लिए बड़ा साहस होना चाहिए। तो कवि यहाँ कहते हैं कि ये सब जानते हुए भी आप लोग ये कहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलता आत्मकथा में लिखकर आप लोगों को बताऊं। कवि कह रहे हैं अपने मित्रों से कि तुम सुनकर सुख पाओगे। तुम लोग तो मेरी आत्मकथा सुन करके सुखी होगे, अर्थात आपको हंसी आएगी, आप मेरा भी मजाक बनाओगे। यह गागर रीति, यह गागर रीति मतलब कवि यहाँ कह रहा है कि गागर मीन्स होता है बच्चों मटका, लेकिन यहाँ गागर इस प्रतीक में रखा गया है कि मेरा जो आत्मकथा है, जो मेरा जीवन है, वो पूरी तरह से खाली है, इसमें कहने लायक कुछ भी नहीं है। तो तुम सुनकर सुख पाओगे। मेरी यह गागर रीति मतलब मेरे इस खाली जीवन को जब मैं आत्मकथा में लिखूंगा तो तुम लोग सुन करके हमारे इस खाली जीवन से आनंदित होगे और हो सकता है तुम लोग मेरा भी उपहास करो। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करती हूँ। मधुर गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी, यहाँ अपनी पेड़ों पर मडराते हुए भौरे, मुरझाकर गिर रही पत्तियों को देखकर पता नहीं कौन सी कहानी कहते हैं। अर्थात अपने व्यथायुक्त जीवन, पत्तियों के व्यथायुक्त जीवन का वर्णन कौन करता है? यह मधु। अब यहाँ मधु कवि ने उदाहरण दिया है, लेकिन इसका कहने का भावार्थ मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो ये मन रूपी भौरा स्थित है, ये पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने के लिए प्रेरित कर रहा है या कहना चाहता है। ये मन रूपी भौरा आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब यहाँ पर आत्मकथा लिखने के लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं वो कवि के मित्रगण हैं, ठीक। और हर व्यक्ति का मन उसका भौरा होता है। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के मन की बात नहीं की गई है, सभी के मन की बात कही गई है यहाँ पर। तो कवि कह रहा है कि जिस तरह मुरझाकर गिर रही पत्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता, उनके व्यथा, उनके जीवन की व्यथा होती है, दुख होता है, उसी तरह आप लोग मुझसे भी। और इस संसार में देखो पता नहीं कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर गई, ऐसे इस संसार में पता नहीं कितने लोगों ने जन्म लिया और उनके जीवन का अंत हुआ। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी और आत्मकथा लिखने के बाद उनके जीवन का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये सब जानते हुए भी इस अनंत नीलिमा में, इस इतने बड़े संसार में आप लोग कह रहे हो कि मैं भी आत्मकथा लिखूं, या मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। मैं किसी के द्वारा अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता, किसी के द्वारा अपना उपहास नहीं कराना चाहता। मैं अपनी दुर्बलता, अपने जीवन की जो दुर्बलता है, जो मुझ पर बीती है, उन कमजोरियों को मैं किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। क्योंकि तुम सुनकर सुख पाओगे। तुम सुन करके मेरी आत्मकथा को पढ़कर सुनकर आनंदित होगे और जब आप लोग ये देखोगे कि मेरे जीवन में भी व्यथाओं की कमी नहीं है, मेरा जीवन भी दुख से पूरी तरह से भरा हुआ है और मेरा ये जीवन रूपी जो गागर है वो पूरी तरह से खाली है, कुछ भी इसमें कहने लायक तत्व नहीं है। और यहाँ पर मैंने बच्चों ये शब्दार्थ लिख दिया है, आप इस शब्दार्थ को गौर करते हुए इसके सार को पढ़ें। इस कविता में और कौन सी चीज़ें आई हैं उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस कविता में शिल्प सौंदर्य, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कविता का शिल्प सौंदर्य क्या है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद की यह कविता आत्मकथ्य जो है उसका शिल्प सौंदर्य, शिल्प मीन्स होता है बच्चों रचना करना। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, क्या चीज़ डालते हैं हम, उन चीज़ों का मैंने इसमें दे दिया है कि आप लोग इसको भी अपने माइंड में रखें, याद रखें कि ये जो काव्यांश है वो खड़े बोली में लिखा गया है। जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं,
बोलते हैं। मधु, अनंत, नीलिमा, मलिन, ये जो सारे शब्द हैं ये तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है कविता में। तत्सम शब्द का मतलब वो होता है बच्चों, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उठाकर अपने असली रूप में उसी तरह हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। बच्चों, आप लोगों को यह पता होगा कि हमारी हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी चारों तरह के शब्द मिले हुए हैं। मिश्रित भाषा, मिश्रित शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में। तो मधु, अनंत, नीलिमा, मलिन आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, दिखाई दे रही है, क्योंकि गा गा का कई एक वर्ण कई बार रिपीट किए गए हैं, तो इसमें अनुप्रास अलंकार इन काव्य पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। और गागर रीति, यानी गागर मीन्स घड़ा और रीति मीन्स खाली, इसमें रूपक अलंकार के छटा दर्शनीय है। तो ये हो गया बच्चों शिल्प सौंदर्य। इस कविता में जो शिल्प सौंदर्य इसको लिखने में जो कवि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रयोग किया है, और कविता का सार मैंने आप लोगों को बता दिया। सारे बच्चे इसको अगर ध्यान देकर सुनेंगे तो आई होप कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, ब्रेक लिया गया है, मेरा रस ले अपने गागर भरने वाले। इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है बच्चों कि मेरे रसहीन, रस शून्य और खाली जीवन का अपराधी अपने को ना समझो, यानी तुम स्वयं को ना समझो। अपने मित्रों से कहना चाहता है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कि किंतु कहीं ऐसा न हो, अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और अपने रसहीन जीवन और खाली जीवन के बारे में आप लोगों को पता चले, तो उसको पढ़कर या सुनकर कहीं आप अपने आप को ऐसा न मानने लगो, किंतु कहीं ऐसा न हो, कहीं आप ऐसा न मानने लगे कि अपने को समझो। तुम ही खाली करने वाले, मतलब मेरे जीवन, जो मेरा जीवन रस शून्य है, जो मेरा जीवन खाली है, तो मेरे इस रस शून्य और खाली जीवन के करता धरता तुम स्वयं को ना मानने लगो, अपने को ना समझो। कभी यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों ये कहना जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे जीवन में जो शून्यता है, मेरा जीवन जो खाली है, उसका अपराधी तुम स्वयं को ना मानने लगो। मेरा रस ले, मेरे जीवन के सुखमय दिनों को ले करके अपनी गागर भरने वाले तुम जो आनंदित होगे, जो तुम सुख का अनुभव करोगे, मेरे आनंदमय क्षणों को पढ़कर सुनकर जो तुम आनंद का अनुभव करोगे, कहीं तुम अपने आप को इस अपराध बोध से तुम ग्रसित ना हो जाओ। अर्थात मेरे जीवन में जो सुख दुख या जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का कारण तुम स्वयं को ना मानने लगो। इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से कभी यही बताना चाहता है बच्चों। कभी कहता है कि मेरे जीवन में जो खालीपन है, जो शून्यता है, ये शून्यता का कारण, इस खालीपन का कारण तुम स्वयं को ना मानने लगो। अपने को ना समझो मतलब तुम स्वयं को ना मानने लगो। मेरा रस ले, मेरे जीवन के सुख के क्षणों को लेकर के अपने भरने वाले, अपने जीवन में सुख के क्षण को भरने वाले तुम स्वयं को अपना अपराधी, मेरा अपराधी मत समझो। या विडम्बना अरि सरल ते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडम्बना मतलब छलना, उपहास का विषय। या विडम्बना अरि सरल ते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि यहाँ कह रहा है कि अरे सरलते, सरलता मतलब कवि के जीवन की जो सरलता है, उसका जीवन बहुत सरल है, और अक्सर लोग सरल हृदय वाले व्यक्तियों का उपहास करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मैं विडम्बना मतलब छलना या उपहास करना, अरे सरलते मेरे जीवन की जो सरलता है, अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे जीवन की सरलता को पढ़ करके आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ाएं। जो मैं लोगों के द्वारा छला गया हूँ, जो लोगों ने मेरा उपहास किया है, उन सारी चीज़ों को पढ़कर सुनकर कहीं आप लोग भी मेरी हंसी या मेरी सरलता की हंसी या मेरे छले जाने की हंसी न उड़ाएं। भूले अपनी यहाँ प्रवंचना औरों की निकलाऊँ मैं। कभी कह रहा है कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं? भूले अपनी, जो मैंने अपने जीवन में भूले की हैं। प्रवंचना मीन्स जो लोगों ने मेरे साथ धोखे किए हैं। प्रवंचना मीन्स धोखा, और भूले मतलब
जीवन में सभी से बच्चों कुछ ना कुछ भूलें हो ही जाती हैं। अपने उन भूलों से व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को सीखता भी है। आगे अन्य भूल ना करे, इसके लिए वो जब किसी से एक बार धोखा खाता है या एक बार जीवन में वो गलतियां करता है तो अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। अपने ही जीवन से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। कवि के कहने का मतलब भी यही है कि मुझसे जीवन में जो भूलें हुई हैं या लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है वो औरों को क्यों मैं दिखलाऊं, क्योंकि अगर आत्मकथा लिखूंगा तो मेरी जो बातें हैं, जो मैं लोगों के द्वारा चला गया हूँ या जो लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, वो सारी बातें जग जाहिर हो जाएंगी। आत्मकथा लिखी जाएगी तो वो आत्मकथा बहुत सारे लोगों के पास जाएगी। तो मैं अपनी भूलें या अपनी आत्मकथा, अपने धोखे जो मैंने खाए हैं दूसरे लोगों से, वो किसी और को क्यों दिखलाऊं। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इन पंक्तियों में बच्चों कवि के जीवन में सुख के क्षण आए हैं। क्यों? क्योंकि कवि के जीवन में एक प्रेमिका आती है, प्रेयसी आती है। तो प्रेमिका आती है जब उनके जीवन में तो उनका जीवन उज्ज्वल गाथा मतलब सुखमय हो जाता है। प्रेमिका के साथ मधुर चांदनी रातों में वो प्रेमिका के साथ अनेक तरह की बातें करते हैं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे उस आत्मकथा में अपनी प्रेयसी अर्थात अपनी प्रेमिका की बातों का भी जिक्र करना पड़ेगा, उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। मधुर चांदनी रातों में मैं अपनी प्रेमिका के साथ जो बातें करता था उन बातों का भी वर्णन मुझे अपनी आत्मकथा में करना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं अपनी आत्मकथा में अपने सुख भरे जो दिन हैं उसका भी जिक्र नहीं करना चाहता, उसका भी वर्णन नहीं करना चाहता। प्रेमिका के साथ बिताए गए बातों को मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। बच्चों एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, आत्मकथ्य और आत्मकथा इन दोनों में अंतर क्या है। ये कविता आत्मकथ्य के अंतर्गत आती है। आत्मकथ्य का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन की कथा नहीं लिखता, अपने पूरे जीवन का वर्णन इसमें नहीं करता। आत्मकथ्य में अपने जीवन की कुछ क्षणों का वर्णन करता है, कुछ सुख भरी दुख भरी बातों का जिक्र करता है, पूरे जीवन की कथा नहीं होती। लेकिन बच्चों आत्मकथा में कवि को या किसी भी व्यक्ति को जो अपनी आत्मकथा लिखता है तो वो अपने जीवन की सारी बातों का वर्णन उसमें करना पड़ता है। वो चाहे सुख भरी हो, दुख भरी हो, हंसी मजाक की हो, धोखे हों, असफलताएँ हों, उन सारी बातों का वर्णन आत्मकथा में करना पड़ता है। बच्चों ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि आत्मकथा लिखना सबके बस की बात नहीं है। आत्मकथा लिखने के लिए बहुत सारा साहस चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसको इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में हमसे ही कोई चूक होती है तो उसका जिक्र हम किसी से नहीं करना चाहते, उसका वर्णन। लेकिन जो उपलब्धियां हमारे जीवन की होती हैं हम उसी को शेयर करना चाहते हैं दूसरे लोगों से। और आत्मकथा में हमें सारी बातों का वर्णन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसीलिए लेखक कह रहा है आत्मकथा लिखना एक साहसी व्यक्ति का काम है। लेखक अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, अर्थात लेखक अपने बारे में अपने जीवन की सारी गाथाएं जग जाहिर नहीं करना चाहता, दूसरों को नहीं बताना चाहता, अपनी असमर्थता व्यक्त करता है कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, बच्चे इसको देख लेंगे। और इन पंक्तियों में जो सिर्फ सौंदर्य उभर के सामने आया है कि काव्यांश में निराला जी ने अनेक उपमाओं का प्रयोग किया है। अरे सरलते में मानवीकरण अलंकार है। बच्चों सरलता एक हृदय का भाव होता है। सरल हृदय, कुटिल हृदय, दुष्ट हृदय, तमाम तरह के हृदय होते हैं, तमाम तरह के लोग होते हैं। जैसे जिसका हृदय होता है वैसे वो होता है व्यवहार में। तो यहाँ सरलता एक हृदय का भाव है, इसीलिए अरे सरलते में मानवीकरण अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। काव्यांश में छायावादी और रहस्यवादी की झलक मिलती है। इस कविता को लिखने में छायावादी युग के कवि थे जयशंकर प्रसाद, छायावादी युग के कवि थे। छायावादी एक समय को छायावादी युग का नाम दिया गया। तो काव्यांश में छायावादी और रहस्यवाद दोनों की झलक मिलती है। रहस्य मतलब किसी बात को रहस्य में रखना, छुपा कर रखना। क्यों? क्योंकि
लोगों को आनंद ही आता है बच्चों दूसरों के बारे में जानने में और अपनी बातें गोपनीय रखने में। तो ये चीज़ इसमें इन दोनों चीज़ों की छायावाद और रहस्यवादी की झलक इस कविता में मिल रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है बच्चों कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जा गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि मुझे जीवन में उस सुख की प्राप्ति नहीं हुई जिसका मैंने स्वप्न देखा था। यानी जो सारे सपने मैंने जिंदगी में संजोए थे यथार्थ के जीवन में, वो सुख मुझे यथार्थ के जीवन में, वास्तविक जीवन में नहीं प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। मतलब जिन स्वप्नों को देखकर, जिन स्वप्न भरे सुख भरे दिनों की मैंने कल्पना की थी, वो मेरे आलिंगन मतलब जो कोई चीज़ पास में आ जाए, तो आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गए, वो मेरी ज़िंदगी में, यथार्थ की ज़िंदगी में आने से पहले ही मुझसे दूर हो गए। कौन से सपने? जिन सपनों को मैंने पहले देखा हुआ था। कभी यहाँ अपनी प्रियतमा, इस लाइन में कभी अपनी प्रियतमा के, अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कभी अपनी प्रेमिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके कपोल में गाल जो थे वो अरुण थे। अरुण मतलब लालिमा युक्त गाल थे और बहुत ही सुंदर थे। उसके अरुण कपोलों की मतवाली छाया में मेरा दिन बड़ा सुखमय, बड़ा सुखपूर्ण व्यतीत होता था, बहुत अच्छा था। उज्ज्वल गाथा, पहले की पंक्ति में कवि ने उज्ज्वल गाथा का वर्णन किया है, यानी सुखमय भरे दिन। तो अपनी पत्नी के अरुण कपोलों की, यानी लालिमा युक्त गालों की सुंदर छाया में मेरा जीवन बड़ा उज्ज्वल था, सुख भरा था। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि यहाँ कह रहा है कि अनुरागिनी, यानी अनुरागिनी मतलब होता है प्रेम युक्त। उषा मतलब भोर का समय, प्रातः काल के समय के पहले का जो समय होता है बच्चों, जिस समय सूर्य दिखाई नहीं देता, आसमान में केवल लालिमा रहती है, तो लालिमा युक्त आसमान को यहाँ उषा कहा गया है। उषा मतलब भोर, बिल्कुल भोर का समय, जब प्रातः काल होने वाली होती है। तो मेरे जो प्रेमिका थी उसके गालों की लालिमा ऐसी थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि जो प्रेम युक्त सुबह है, वो उसकी जो लालिमा है वो मेरी प्रेमिका के गालों से ही लेती थी। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा प्रतीत होता था कि उषा की जो लालिमा है, लालिमा मतलब जो उसका सुहाग है, लालिमा युक्त सुहाग है, वो कहाँ से लेती थी? कवि की प्रेमिका के लालिमा युक्त गालों से लेती थी। इस लाइन में कवि अब ये कह रहा है कि मेरा जो प्रेम युक्त जीवन था वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रेमिका आलिंगन में आने से पहले, अर्थात मेरे यथार्थ जीवन में आने से पहले ही जा चुकी है मेरे जीवन से। अब उसकी जो यादें हैं वही मेरे जीवन जीने का सहारा है। इसीलिए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि उसकी स्मृति पाथेय बनी। पाथेय मीन्स होता है बच्चों सहारा, पाथेय मीन्स सहारा। उसकी स्मृति मतलब उसकी प्रेमिका, यानी कवि की प्रेमिका। कवि अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है कि मेरी प्रेमिका की यादें ही अब मेरे जीवन का सहारा बनी हुई हैं। अर्थात उस सुख बड़े क्षण को याद करके मैं अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा हूँ। थके पथिक की पंथा की, यानी जीवन जो है बच्चों वो एक यात्रा है। हम सभी एक यात्रा पर चल रहे हैं और यह यात्रा एक दिन समाप्त हो जाती है। बहुतों की समाप्त हो गई है, हमारी आपकी भी समाप्त होगी। तो कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन की यात्रा में बहुत थक गया हूँ। पथिक मीन्स यात्री और पंथा मीन्स रास्ता। ये जीवन का जो सफ़र है, इस सफ़र को तय करके मैं बहुत थक चुका हूँ और इस थके हुए सफ़र का जो यात्री अर्थात जो मैं, जो कवि है, उसके जीवन का सहारा उसकी प्रेमिका की यादें हैं। जीवन को उधार कर देखोगे तो मेरी कंथा के। कवि इस पंक्ति में कहता है कि जीवन मतलब जैसे गुदड़ी, यहाँ अपने अंतर्मन को, कंथा मीन्स कहा गया है अंतर्मन। अंतर मतलब हमारे अंतर्मन में या कवि के अंतर्मन में या किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन में जो बातें होती हैं उसको बिना बताए कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो कवि कह रहा है कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो जीवन का उधार कर, मतलब तो ये समझ लीजिए कि जैसे गुदड़ी होती है बेटा, कतरी, सभी लोग जानते होंगे
कतरी जो घर में सिली जाती है, उसके अंदर चाहे जो कपड़े डाल दो, सिल दो और ऊपर से एक नया कपड़ा लगा दो, तो उसके अंदर कैसे कैसे कपड़े हैं ये किसी को नहीं दिखेगा। इसलिए अंतर्मन की तुलना कवि ने किससे की है? गुदड़ी से की है। कवि कह रहा है कि जिस तरह गुदड़ी को अगर खोल दिया जाए तो उसके अंदर की सारे कपड़े दिखेंगे, कैसे फटे पुराने, रंग बिरंगे, अच्छे बुरे, कैसी चीज़ें हैं। ऐसे अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे अंतर्मन की जो बातें हैं वो सबको पता चल जाएंगी। तो आप लोग मेरे इस अंतर्मन की बातों को क्यों जानना चाहते हैं? मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपने अंतर्मन की बातें किसी को बताना नहीं चाहता। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों केवल एक चीज पर जोर दिया है कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, और आत्मकथा ना लिखने के सारे रीजंस बताए हैं, सारे कारण बताए हैं कि क्यों मैं अपनी एक आत्मकथा नहीं लिखूंगा। बच्चे शब्दार्थ पर भी ध्यान दें, क्योंकि शब्दार्थ आपकी भाषा को बहुत मजबूत बनाएगी। किसी भाषा पर पकड़ तभी होती है जब हमारा शब्दकोश अच्छा होता है। और इन पंक्तियों का जो शिल्प सौंदर्य है वो बच्चों इधर है। इसमें ज़्यादातर इन पंक्तियों में ज़्यादातर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज स्मृति और पाथेय में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों यह कविता, पूरी कविता मैंने एक्सप्लेन कर दी है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि बच्चों की समझ में आई होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।